नमस्कार प्रिय मित्रों, पढ़ाई 360 परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, प्यारे प्यारे भावी शिक्षकों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका भाई संजय शर्मा एक बार पुनः आज की इस क्लास में आप सभी प्रिय मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज की क्लास में हम लोग बहुत बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक के संदर्भ में निश्चित रूप से चाहे आप किसी भी टीचर ग्रेड एग्जाम के एस्पायरेंट हैं, 100% एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और जिसका नाम है रॉबर्ट गैने की लर्निंग थ्योरी। प्यारे विद्यार्थियों, रॉबर्ट गैने का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे अधिगम प्रकारों का एक पिक्चर जो है वो बन जाता है। मीन्स अगर हम बात करें तो इन्होंने सरल से जटिल की ओर अधिगम के 8 प्रकारों का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग अधिगम सोपानिकी के नाम से भी जानते हैं। प्रिय मित्रों, सही मायने में देखा जाए तो यह अधिगम सोपानिकी अपने आप में रॉबर्ट एम गैने द्वारा प्रस्तुत किया गया वह एक अधिगम का क्रम है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किसी भी प्रकार के लेवल और स्तर को प्राप्त करने से पहले निश्चित तौर पर आपको उससे पहले वाले निम्न स्तर से गुजरना पड़ता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रॉबर्ट गैने का अधिगम सिद्धांत। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपको पता है, जैसे ही रॉबर्ट गैने का नाम आता है तो आपके जहन में ढेर सारे प्रश्न बनते होंगे। भाई, ये रॉबर्ट गैने जो हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? सबसे पहली बात, इनका जन्म 1916 में हुआ था और इनकी डेथ, उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1916 के बाद इनकी डेथ 2002 में, यानी यार ज़्यादा अंतर नहीं है, ये तो नज़दीकी ही व्यक्तित्व के धनी है, यानी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लगभग हम बात करें तो 84-85 ईयर्स के इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों को, बहुत सारी ऐसी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया जिनके आधार पर यह समझ में आता है कि निश्चित तौर पर सीखने का भी एक सरल से जटिल प्रकार का एक क्रम होता है। दुनिया का कोई भी शिशु, कोई भी प्राणी, कोई भी बालक, कोई भी मानव निश्चित तौर पर एक निश्चित क्रम में सीखता है और उसे सीखने के किसी भी लेवल पर पहुंचने से पहले उसे उसके पहले वाले, उसके पूर्व वाले निम्न स्तर से गुजरना ही पड़ता है। इसीलिए इनका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। और दूसरी बात, रॉबर्ट एम गैने अमेरिका के रहने वाले थे। प्रिय मित्रों, कहाँ के रहने वाले थे मेरे मित्र? अमेरिका के रहने वाले थे। तो आपके दो क्वेश्चंस बन गए। भाई, 1916 में इनका बर्थ हुआ, 2002 में इनकी डेथ हुई। ये अमेरिका के रहने वाले। इनकी एक फेमस बुक है और उस बुक का नाम है रॉबर्ट एम गैने की जो फेमस बुक है बेटा, वो फेमस बुक कौन सी है? वो है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कौन सी है मेरे मित्र? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है जो इन्होंने 1965 में लिखी थी। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए, ये इनकी बहुत फेमस बुक है और इसी बुक में इन्होंने यहाँ पर सीखने की परिस्थितियों और स्थितियों का बहुत अच्छे से बखूबी जिक्र किया है। ठीक है प्यारे मित्रों, तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग 1965 में जो बुक लिखी गई, इस बुक का ये पहला संस्करण था और इसके लगभग ठीक 4 साल बाद इसका दूसरा और तीसरा, यानी 1969 में दूसरा और तीसरा संस्करण इन्होंने प्रतिपादित किया, संचालित किया, या फिर हम कह सकते हैं उसे प्रेस्क्राइब्ड किया। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पर आती है। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो इनका यहाँ पर एक अधिगम सोपानिकी इन्होंने प्रस्तुत की। अधिगम सोपानिकी की जब हम बात करते हैं तो एक डायग्राम हमें मिलता है। इस डायग्राम के आधार पर हमें समझ में आता है कि इन्होंने
अधिगम के सोपानों के क्रम को निश्चित तौर पर यहाँ इस डायग्राम में प्रदर्शित किया, और जिस डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं आपसे ऐसी बात करूं, अगर हम लोग इस संदर्भ में बात करें तो हमें समझ में आता है, देखिएगा, इस प्रकार का इन्होंने एक डायग्राम यहां पर डिसाइड किया। उस डायग्राम के संदर्भ में मैं आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्रिय मित्रों। यहां पर इस डायग्राम का जो क्रम था, इसका जो सीक्वेंस था, वो यहां पर इधर से यानी नीचे की तरफ से स्टार्ट होता है, यानी इस क्रम को हम 1, यहां पर 1 दे सकते हैं, यहां पर 2 नाम दे सकते हैं, यहां पर 3 नाम दे सकते हैं, यहां पर 4 नाम दे सकते हैं, यहां पर 5 नाम दे सकते हैं, यहां पर 6 नाम दे सकते हैं, यहां पर 7 नाम दे सकते हैं, और सबसे ऊपर हम लोग 8 नंबर का नाम दे सकते हैं। देखिएगा, इसको एक बार पुनः हम लोग बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये इसका डायग्राम था, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर आता है संकेत अधिगम, जिसे साइन लर्निंग के नाम से जाना जाता है। संकेत अधिगम, जिसे साइन लर्निंग हम लोग कहते हैं। नंबर 2 पर आता है आपका उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, आपको ध्यान से समझना है इन चीजों को, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, जिसे हम लोग एसआर लर्निंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। फिर तीसरा आता है यहां पर, तीसरे के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका श्रृंखला अधिगम। कौन सा है मेरे मित्र? श्रृंखला अधिगम, ये तीसरे स्थान पर आता है। चौथा आपका आ जाता है फिर से शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग इसे हम लोग कहते हैं, शाब्दिक अधिगम, ठीक है। उसके अलावा फिर यहां पर पांचवा आता है आपका बहुविभेदीय या विभेदक। बहुविभेदीय या विभेदक यानी मल्टी डिस्क्रिमिनेशन, बहुविभेदीय या विभेदक अधिगम भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस की यहां पर अपन चर्चा करेंगे। क्लियर है बेटा? उसके बाद छठा आता है आपका संप्रत्य या फिर संकल्पना, या फिर आप कह सकते हैं प्रत्यधिगम। एक ही बात है, जिसे कंसेप्ट लर्निंग के नाम से भी जाना और पुकारा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मित्रों, आपका आता है 7 नंबर पर आपका आता है नियम या सिद्धांत अधिगम। इसे नियम और सिद्धांत दोनों नामों से पुकारा जाता है, जिसे रूल लर्निंग भी कहा जाता है। और सबसे ऊपर और टॉप पर आता है वो है आपका समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम, जिसे इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के नाम से जाना जाता है। समस्या समाधान अधिगम। अब आप समझिएगा, इस सोपानिकी के माध्यम से
यहाँ पर गहने आपको समझाना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर अगर आपको SR लर्निंग को सीखना है यानी दूसरे नंबर पर पहुंचना है तो उससे पहले आपको इस पहले वाले क्रम से आपको गुजरना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका बनता है कि यहां पर इस सोपानिकी में सरल से जटिल के अधिगम क्रम को स्वीकार किया गया है। पहली बात हो गई, स्वीकार किया गया है। पहला क्वेश्चन आपका बन गया मेरे मित्रों। क्या बन गया भैया? सीधी सीधी सी बात है कि सरल से जटिल का जो क्रम है वो इस अधिगम सोपानिकी में निश्चित रूप से फॉलो किया है रॉबर्ट गैने ने। और वो समझाना चाहते हैं कि बालक, जो छोटा बालक होता है, शिशु बालक होता है, वो सबसे पहले संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा अथवा अंकों और शब्दों के आधार पर यहाँ पर वो धीरे धीरे सीखता जाता है। यानी जब एक माँ उस बच्चे को चलाना, बोलना सिखाना चाहती है या फिर उस बच्चे को जो भी एक्टिविटी सिखाना चाहती है वह उन्हें इशारों से समझाती है। वह अगर उसे अपनी तरफ बुलाना है तो वह इस तरीके से इशारा करती है, अगर उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाना है तो वो उसी प्रकार का इशारा करती है या संकेत देती है। तो यहाँ का शिशु बालक सबसे पहले संकेतों और प्रतीकों के आधार पर सीखना आरंभ करता है। फिर उसके बाद आपको पता है जब आपने संकेत और ये दे दिए, फिर उसके बाद उसके सामने अनेकों प्रकार के डिफरेंट स्टिमुलस, उद्दीपक आप प्रस्तुत करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये मार्कर एक उद्दीपक प्रस्तुत किया और इस मार्कर को प्राप्त करने के लिए बच्चा उस तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है या क्रिया करता है। तो दूसरा संदर्भ आ जाता है यहाँ पर। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ, पहले आपने बच्चे को संकेत दिए, प्रतीकों के आधार पर सिखाया, कुछ इशारों के आधार पर सिखाया, ठीक है ना। उसके बाद बच्चा जो है वो उद्दीपकों के बारे में जानकारी उसे होती है और वह उद्दीपकों के प्रति क्या होता है, व्याकुल और आकर्षित होकर उन्हें पकड़ने या उन्हें पाने की कोशिश करता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ इनका मतलब यही है कि सबसे पहले बालक को सरल ढंग से, सरलतम ढंग से सिखाया जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जटिलताओं की तरफ आगे बढ़ा जाता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अधिगम के सोपानिकी में रॉबर्ट गैने द्वारा सीखने के एक निश्चित क्रम को प्रदर्शित किया गया जिसका नाम है सरल से जटिल, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है बेटा? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया एक। उसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, प्रथम 4 सोपान, प्रथम 4 सोपान, प्रथम 4 सोपान या फिर आप क्रम कह सकते हैं। प्रथम 4 सोपान या क्रम जो हैं वो, पहली बात इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये प्रथम 4 सोपान या क्रम जो हैं इसमें नंबर 1 ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी हैं, छोटे बालकों हेतु उपयोगी, पहला प्रश्न बन गया। उसके बाद दूसरा इसका कॉन्सेप्ट बन जाता है, नंबर 2 पर हम चलें तो दूसरा इसका कॉन्सेप्ट आपका बनेगा मेरे मित्र, वो है प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध व्यवहारवादी
ये इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी व्यवहारवादी संप्रत्य से है। कुल मिलाकर आपने सीखा, ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों हेतु उपयोगी है। एक अच्छी बात यहां पर हम सीखते हैं कि सबसे ज्यादा वे बालक, नोट डाल के लिख देता हूं, याद रखना, वे बालक जिनकी बुद्धि का वे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है नहीं हुआ है नहीं हुआ है वे नहीं हुआ है वे प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखते हैं। प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखते हैं। ये हो गया। एक बहुत अच्छी बात कही गई, वे बालक जिनकी बुद्धि का पूरा विकास नहीं हुआ है वे प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखते हैं, और ऐसे बालक छोटे बालक होते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक के बालक होते हैं। लेकिन इसकी तुलना में वे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका है वे तर्क, चिंतन, कल्पना एवं वैचारिक दृष्टिकोण अथवा अंतर्दृष्टि के आधार पर सीखते हैं। इसी कारण अंतिम 4 सोपानों का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पर समझ में आता है कि उनका संबंध संज्ञानवादी विचारधारा से है। क्लियर हो गया प्रिय मित्रों? ये सबसे अहम क्वेश्चंस यहां से बनते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद फिर अंतिम 4 सोपानों की बात करें। अंतिम 4 सोपान अगर हम पढ़ें तो इनके बारे में भी कुछ प्रश्न ऐसे बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में कैसे प्रश्न बन सकते हैं? नंबर 1 देखिएगा, इनका नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, बड़े बालकों हेतु उपयोगी। बड़े बालकों हेतु उपयोगी है। बड़े बालकों हेतु उपयोगी है। क्लियर हो गया? नंबर 2 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों हेतु सर्वाधिक उपयोगी हैं। क्लियर हो गया? नंबर 3 इसका संबंध संज्ञानवादी विचारधारा से है। संज्ञानवादी दृष्टिकोण या विचारधारा से है। क्लियर? अब एक नोट डाल लेते हैं अपन। वे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास
हो चुका है। भाई सीधी सी बात, वे बालक जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो चुका है वे तर्क, चिंतन, कल्पना, अंतर्दृष्टि, आदि द्वारा सीखते हैं, आदि द्वारा सीखते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी और ये बात यहाँ भी समझ में आ गई होगी कि अंतिम 4 सोपानों का सीधा सीधा संबंध संज्ञानवादी दृष्टिकोण अथवा विचारधारा से होने के कारण ये सभी बालक अपने तार्किक दृष्टिकोण, काल्पनिक दृष्टिकोण, वैचारिक दृष्टिकोण और मानसिक दृष्टिकोण के आधार पर समस्याओं का समाधान करते हैं। इस आधार पर यहाँ पर ये माना गया कि इसका पूरा का पूरा संबंध आपका किससे हो जाएगा, निश्चित तौर पर संज्ञानवादी विचारधारा से हो जाएगा। क्लियर हो गया प्रिय मित्रों? तो ये तो बात थी इन सोपानों की बेसिक पृष्ठभूमि की। अब अपन बात कर लेते हैं, यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो है सबसे निम्न सोपान कौन सा है। सबसे निम्नतम सोपान कौन सा है, निम्नतम सोपान कौन सा है या अधिगम कौन सा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे एक प्रश्न पूछ लिया और इसका उत्तर हो गया सीधे सीधे से, पर आंसर इसका आप दे देंगे संकेत अधिगम, जिसे साइन लर्निंग के नाम से जानते हैं। संकेत अधिगम कौन सा हो गया मेरे दोस्त? संकेत अधिगम, जिसे साइन लर्निंग हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए भाई ये सबसे निम्न क्यों है, तो सीधा सा अर्थ है कि यहां पर वे शिशु बालक शामिल होते हैं जिन शिशु बालकों के द्वारा यहां पर सीखने का जो क्रम है वो संकेत, इशारे, प्रतीक आदि होते हैं। अर्थात इस प्रकार के अधिगम का सीधा संबंध बालक की उत्तेजनापूर्ण क्रिया से होता है। इस कारण वह अपनी उत्तेजित क्रिया को उसी प्रकार प्रदर्शित करता है जिस प्रकार उसे संकेत, इशारे अथवा प्रतीक उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, सीधे सीधे से अर्थ में। इसीलिए इसका नाम पड़ गया संकेत अधिगम। और आपसे एक और प्रश्न अगर पूछे तो संकेत अधिगम का सीधा संबंध अधिगम के किन सिद्धांतों से है, तो आपका उत्तर होगा पावलव, जहां पर पावलव का कुत्ता उस घंटी रूपी संकेत के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है और वहां पर वो सीख लेता है अनुबंधन स्थापित करना। ठीक उसी प्रकार यहां पर हम लोग समझते हैं कि संकेत अधिगम का सीधा संबंध पावलव की थ्योरी से हम लोगों ने माना। किससे माना? जहां पर एक प्राणी उस संकेत के आधार पर अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कर अनुबंधन द्वारा सीखता है। यही इसका सबसे बेस्ट और आपका बिल्कुल यूजफुल एग्जाम्पल बन जाता है। क्लियर हो गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका सीधा सीधा संबंध पावलव के अधिगम सिद्धांत से है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं पावलव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ये इसका एग्जाम्पल है, जहां पर मैंने आपको बताया कि पावलव के प्रयोग के दौरान कुत्ते द्वारा घंटी के प्रति जो प्रतिक्रिया प्रस्तुत की जाती है उसे साइन लर्निंग का बेस माना गया और वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रस्तुत किया। चलिए इसी के आधार पर और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बताता हूं। सर्कस में एक जोगलर, एक मदारी द्वारा जिन भी पशुओं के साथ जो खेल दिखाए जाते हैं उनमें आपने देखा होगा निश्चित तौर पर
कि डमरू की आवाज पर एक भालू, एक बंदर, एक लॉयन तक वो उसकी डमरू की धुन पर नाचता है। आप ताज्जुब करेंगे कि उस डमरू की ध्वनि रूपी संकेत के आधार पर उस सर्कस के दौरान उन बड़े बड़े जंगली जानवरों के द्वारा नृत्य प्रस्तुत करना, डांस प्रस्तुत करना साइन लर्निंग का एक दूसरा बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने प्रस्तुत होता है। यानी वो उस डमरू की ध्वनि रूपी संकेत के आधार पर जो प्रतिक्रिया प्रस्तुत करते हैं डांस की, दैट इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ साइन लर्निंग अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गेने। दैट्स वेरी सिंपल माय डियर। चलिए, तो ये तो था सबसे निम्न प्रकार का अधिगम। दूसरा आपसे एक और प्रश्न बन सकता है और वो है प्रिय मित्रों क्वेश्चन नंबर 5 की अगर अपन बात कर लें तो वो आपका बनता है कि भाई सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ लर्निंग कौन सा है। सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ या फिर उच्चतम अधिगम कौन सा है, ये प्रश्न बना सकता है आपसे। अधिगम कौन सा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो सबसे ऊपर था हमारे अधिगम सोपानिकी में वो था समस्या समाधान अधिगम। अभी हमने डिस्कस किया वो था आपका समस्या समाधान अधिगम। और मेरे प्रिय मित्रों, समस्या समाधान अधिगम का सीधा सीधा संबंध समस्या समाधान अधिगम, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग क्लियर हो गया। ये सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ अधिगम है क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध तार्किक दृष्टिकोण की उस पराकाष्ठा से लिया जाता है जो निश्चित तौर पर ऐसा माना जाता है, ऐसा जाना जाता है कि भाई आप यहाँ पर जो समझना चाहते हैं इसका सीधा सीधा संबंध ये है कि बालक के समक्ष उपस्थित सभी प्रकार की समस्याओं का वह समाधान बहुत अच्छे ढंग से खोजपूर्ण अधिगम द्वारा और अपने तार्किक और काल्पनिक दृष्टिकोण के आधार पर प्रस्तुत करता है। दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गेने। तो प्रिय मित्रों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की है अधिगम सोपानिकी की। और वाकई ये अधिगम सोपानिकी का एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसका आपको क्रम भी पता होना चाहिए कि भाई किस नंबर पर कौन सा अधिगम आएगा। ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कि भाई 5वें नंबर का अधिगम प्रकार कौन सा है, 6ठे नंबर का अधिगम प्रकार कौन सा है। 5वां अभी हाल ही में पूछा था पीजीटी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, आपको निश्चित तौर पर आज की इस क्लास में मुझे उम्मीद है जरूर बहुत कुछ समझ में आया होगा। इस अधिगम सोपानिकी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ साझा किए। वैसे तो अधिगम के इन सभी 8 प्रकारों का अगर हम डिटेल और डेप्थ की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल क्लास है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात मेरे प्रिय मित्रों, निश्चित तौर पर अगर आप पढ़ाई 360 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और निश्चित तौर पर आपको बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिक आता रहे। और मेरे सभी प्रिय मित्रों का, मेरे प्यारे भावी शिक्षकों का आज की इस क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। प्रिय मित्रों, निश्चित तौर पर आप दिनों दिन प्रगति करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।